हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन टू फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट। मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग सरफेस टेंशन में आगे का सॉल्यूशन देखेंगे। आगे का इन द सेंस क्वेश्चन नंबर 20 तक का सॉल्यूशन हम लोग देख चुके थे बेटा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो चलिए बिना लेट किए डायरेक्ट कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर ये सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा the force required to separate two glass plates of area 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर with ये film of water 0.5 मिलीमीटर थिक between them is। यहाँ के अंदर बच्चों देखो, ये दो मैंने डायग्राम एक छोटा सा ऑलरेडी बना दिया है। दो ग्लास के प्लेट्स हैं, इनके बीच वाटर का एक लेयर है, एक फिल्म है जो कि इस तरह से है। यहाँ पर इस फिल्म के जरिए दोनों चिपके होंगे। अब इनको सेपरेट करना है तो कितनी फोर्स की आवश्यकता होगी मेरे प्यारे बच्चों? जो यहाँ फोर्स की आवश्यकता, फोर्स की नीड होगी, वो सरफेस टेंशन की वजह से जितना फोर्स इनके ऊपर ऐसे लग रहा होगा बेटा, इनके ऊपर इनके पेरीमीटर पर जितना फोर्स ऐसे लग रहा होगा, वो टोटल फोर्स के बराबर फोर्स हमें लगाना पड़ेगा, तभी इनको हम सेपरेट कर पाएंगे। तो यहाँ इनका कैलकुलेशन सिंपली करने का जो तरीका है वो ऐसे करते हैं बेटा, ध्यान से देखो। हम लोग ये कहेंगे कि जब इन दोनों को सेपरेट कराएंगे तो वर्क का रिक्वायरमेंट होगा। सपोज करिए हमने फोर्स F लगाया और T थिकनेस जितना है उतने के बराबर डिस्प्लेसमेंट दोनों प्लेटों को दिया, दोनों चिपके हुए थे। यहाँ के अंदर बच्चों F इंटू टी इक्वल टू चेंज इन सरफेस एनर्जी, और सरफेस एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट एरिया को सरफेस एनर्जी बोलते हैं। पर यूनिट एरिया को यहाँ कोरिलेट करें तो सरफेस टेंशन के बराबर आता है। यहाँ पर बच्चों E की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा ए इंटू टी। तो सरफेस एनर्जी एक साइड का देखें, E इंटू माफ करेगा, यहाँ के अंदर बेटा ए इंटू टी आ जाएगा। सरफेस एनर्जी एक साइड का देखें, ये इंटू टी आ जाएगा, और दूसरे साइड दो लेयर है ना, दो सरफेस होंगे ना, यहाँ के अंदर बच्चों ए इंटू टी, 2a इंटू टी के बराबर आ गए। अब हमें निकालना है कितनी फोर्स की नीड होगी। तो यहाँ के अंदर बच्चों जो फोर्स की आवश्यकता होगी वो हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू टी, दिस होल मच इज डिवाइडेड बाई, यहाँ के अंदर आ जाएगा टी फॉर यहाँ थिकनेस है कि वाटर का जो यहाँ फिल्म है उसका कितना थिकनेस है, दैट इज टी। ठीक है बेटा, यहाँ पर एज ए फार्मूला इसको आप याद कर सकते हैं। अगर इस तरह का कोई डायरेक्ट सवाल आता है तो इस फार्मूले को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारे पास है एरिया, जो फेस एरिया है यहाँ लिक्विड फिल्म का या वाटर फिल्म का, वो दिया गया है 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ सीधे सीधे लिखता हूँ 10 की पावर -2। सरफेस टेंशन की वैल्यू बेटा यहाँ वाटर के लिए दिया 70 इंटू दिस मच, यहाँ के अंदर ये हो जाएगा 70 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन पर मीटर। दिस होल मच इज डिवाइडेड बाय थिकनेस। थिकनेस हमको दिया है, जो फिल्म है उसी का थिकनेस यहाँ हम कंसीडर करेंगे बेटा, ये 0.05 मिलीमीटर। तो हो गया 0.05 मिलीमीटर इन दी सेंस 10 की पावर -3 कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों इतना मीटर। ओके, यहाँ पर इसको सॉल्व करके बेटा आंसर टिक कर देना है, देखते हैं क्या आएगा। ये पूरा आप सॉल्व करके अगर इसका आंसर निकालोगे, आप लोग ये सब कर लीजिएगा, सॉल्व करने वाला जो प्रोसेस है ये आ जाएगा 28 न्यूटन के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। इसको करके आप चेक करिएगा, तो इसका आंसर होगा 28 न्यूटन, ऑप्शन ये। ठीक है, इसको एज ए फार्मूला याद कर लीजिए। अगर कोई दो ग्लास के लेयर किसी लिक्विड के द्वारा इस तरह से कांटेक्ट में होंगे, चिपक रहे होंगे, स्टिक कर रहे होंगे, और उनको सेपरेट करने के लिए कितनी फोर्स की नीड होगी आपसे पूछा जाएगा, तो डायरेक्ट इस फार्मूले को आप यूज करेंगे। ओके, ठीक है बेटा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला सवाल, यहां पर बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है, क्वेश्चन ऑलरेडी यहां मैंने लगा दिया था। क्वेश्चन नंबर 22 हमसे कह रहा एट विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर, कौन से टेम्परेचर पर वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज मिनिमम। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर मिनिमम होगा कौन से टेम्परेचर पर? बेटा हमने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर सरफेस टेंशन की वैल्यू कम होती जाती है किसी लिक्विड के लिए, और उसके लिए फार्मूला था T इक्वल टू टी नॉट 1 माइनस अल्फा इंटू थीटा, या टी कर लेते हैं, थीटा यहाँ टेम्परेचर है।
जैसे जैसे थीटा को हम बढ़ाएंगे बेटा, यहाँ सरफेस टेंशन, टी फॉर सरफेस टेंशन यहाँ है, टी नॉट स्टैंड्स फॉर सरफेस टेंशन एट 0 डिग्री सी। यहाँ पर बच्चों सरफेस टेंशन की वैल्यू कम होती जाएगी। तो सबसे पहले यही देखना है कि यहाँ जितना ज्यादा टेम्परेचर हम करेंगे सरफेस टेंशन उतना कम होता जाएगा। तो यहाँ 75 डिग्री इन सारे ऑप्शन में सबसे ज्यादा टेम्परेचर यानी हाईएस्ट टेम्परेचर है। टेम्परेचर हाईएस्ट रखेंगे बच्चों तो सरफेस टेंशन उस समय मिनिमम होगा। तो यहां पर सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। ओके, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल यहां पर बच्चों हमको दिया गया है, कह रहा ये फ्रेम मेड ऑफ मेटेलिक वायर एनक्लोजिंग ए सरफेस एरिया ए इज कवर्ड विथ सोप फिल्म। यहां पर बच्चों कोई एक इस तरह से एक यहां पर स्क्वायर शेप का एक फ्रेम बना दिया गया, समझे ध्यान से, स्क्वायर शेप का बच्चों एक फ्रेम बना दिया गया है और ये फ्रेम जो है इसके ऊपर कोई लेयर है, क्या कौन से चीज का लेयर है, मेटेलिक वायर। यहाँ के अंदर कहा कि कवर्ड विथ सोप फिल्म, सोप फिल्म यहाँ पर फैल गया हर जगह। यहाँ के अंदर बच्चों अगर इसको सोप सोल्यूशन में डालकर आप डुबो करके आप निकाल लोगे तो इसके अंदर सोप का फिल्म जम जाएगा। हमसे कहा गया कि सर आप ये बताइए, इफ द एरिया ऑफ फ्रेम ऑफ मेटेलिक वायर इज रिड्यूस्ड बाय 50%, मतलब 100 से अगर 50 एरिया कर दिया जाए तो हमसे कहा गया एनर्जी ऑफ दी सोप फिल्म विल बी चेंज बाय। अब सवाल उठा एनर्जी इसके अंदर होगा कितना, एनर्जी पर यूनिट एरिया, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया दैट इज इक्विवेलेंट टू सरफेस टेंशन। एंड हियर वी कैन से यहाँ सरफेस एनर्जी बच्चों हमारे पास हो गया सरफेस टेंशन इनटू एरिया, लेकिन एरिया यहाँ दोनों साइड से है, इधर से भी एक्सपोज्ड है उधर से भी एक्सपोज्ड है। तो टोटल सरफेस एरिया जो यहाँ के अंदर, टोटल सरफेस एनर्जी जो यहाँ के अंदर है मिला करके वो हो जाएगा टी इंटू ए का डबल। ठीक है, अब देखो अगर हम सरफेस एरिया को आधा कर देंगे, 50% करने का मतलब आधा कर देंगे, इसको 50% हम रिड्यूस कर देंगे तो ऑब्वियसली टोटल सरफेस एनर्जी में भी 50% का डिक्रीमेंट हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है बेटा, तो यहां के अंदर जो सही जवाब हो गया वो हो गया ऑप्शन सी, सीधा सीधा इसका आंसर। ओके, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। देखें अगला सवाल, कहा गया रेडियस ऑफ सोप बबल इज स्मॉल आर। सोप बबल, ध्यान रहे ड्रॉप का केस नहीं बबल का केस है, सावधानी से काम करिएगा। यहां के अंदर हमसे कहा रेडियस ऑफ सोप बबल इज स्मॉल आर, सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन इज टी, बहुत बढ़िया। देन विदाउट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को बिना बदले, टेम्परेचर को बिना इंक्रीज कराए, हाउ मच एनर्जी विल बी नीडेड टू डबल द रेडियस, कितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी यहाँ रेडियस हम डबल कर दें। तो बच्चों देखो यहां के अंदर एक सोप का बबल है, ध्यान से सुनिए, यहाँ सोप का बबल है, नो डाउट स्फेरिकल मान के चलेंगे इसको, ये सोप का बेटा यहाँ के अंदर बबल है, इसको स्फेरिकल मान के चलते हैं, ये सोप का बबल है। अब इसमें बिना टेम्परेचर बढ़ाए इसका जो है क्या किया गया, रेडियस डबल कर दिया गया। अब रेडियस डबल किए होंगे तो सरफेस एनर्जी भी डबल हो गई होगी। यहाँ के माफ करिएगा, रेडियस जब डबल किए होंगे तो इनर सरफेस एनर्जी बढ़ गई होगी। रेडियस डबल करने का मतलब सरफेस एनर्जी जो है वो 4 टाइम्स हो गया होगा। क्यों भाई, क्योंकि सरफेस एरिया 4 गुना हो जाए, अगर रेडियस डबल करेंगे तो बेटा सरफेस एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पर इसका रेडियस r है तो इसका 2r है, इसका एरिया ये रहा होगा तो इसका क्या रहा होगा 2 ये रहा होगा। a1 इक्वल टू अगर ये है तो ये 2 इक्वल टू क्या हो गया होगा 2 ये। हमसे कहा गया कि बताइए सर, हमसे यहाँ पूछा गया कितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी। यहाँ पर बच्चों इसका सरफेस एनर्जी इसकी तुलना में ज्यादा होगा, तो एक्स्ट्रा जो सरफेस एनर्जी आया होगा उतने के बराबर हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी होगी। कितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी तो फाइनल माइनस इनिशियल करने पर हमें पता चल जाएगा, सिंपल सी बात है। एनर्जी दैट विल नीडेड फॉर दिस पर्पस विल बी इक्वल टू फाइनल सरफेस एनर्जी की टोटल वैल्यू माइनस इनिशियल सरफेस एनर्जी की टोटल वैल्यू। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों देखो, सरफेस एनर्जी अभी के लिए जो है फाइनल वाला जो है वो हमारे पास हो जाएगा बेटा, ध्यान रहे ये बबल है, ये बबल है ड्रॉप नहीं है, तो एरिया दोनों साइड से लेते हैं, इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर की बजाय यहां पर हम लोग लिखेंगे 8 पाई आर स्क्वायर इंटू टी। अब देखो यहां पर जो आर है इनफैक्ट वो कितना है बेटा 2r है,
तो यहां अभी से लिख लेते हैं, जहां मैंने r लिखा, इनफैक्ट यहां मुझे क्या लिखना चाहिए था, 2r का यहां होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहां के अंदर आ जाएगा 8 पाई, शुरुआत में क्या रहा होगा 8 पाई यहां r स्क्वायर इंटू टी। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो यहां के अंदर ये हो जाएगा, यहां पर 4 इंटू 32 ये हो गया, 4 इंटू 8, यहां पर पाई स्मॉल r स्क्वायर कैपिटल टी माइनस यहां के अंदर बच्चों हमारे पास हो जाएगा 8 पाई r स्क्वायर कैपिटल टी, और ये पूरा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना 24 पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू कैपिटल टी। ठीक है बच्चों, तो यहां पर करेक्ट चॉइस जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में होगा वो होगा ऑप्शन डी। ओके, ठीक है बेटा, दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 24। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन। आओ महोदय, क्वेश्चन नंबर बेटा हमारे पास 21, यहां डायरेक्ट मैंने लगा लिया है क्वेश्चन को, तो डायरेक्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर अभी हमने सॉल्व कौन सा कराया था, ये आपने सॉल्व किया 24। अब हम लोग देख रहे हैं 25 नंबर। देखें, सिंपल सा थियोरेटिकल सवाल है, हमसे कह रहा है राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड विथ ये पीस ऑफ चाक इज पॉसिबल बाय द प्रॉपर्टी ऑफ। बच्चों मैंने बताया आपको, जब चाक से ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है तो चाक और ब्लैक बोर्ड के बीच में लगने वाला एडहेसिव फोर्स ही यहाँ लिखने में सहायता करता है, हेल्पफुल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन ये। ओके, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहे हैं बीकर ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर is filled with liquid of surface tension this much, force across the imaginary diameter of the surface of the liquid। कोई बीकर है बेटा, उसको किसी लिक्विड, उसके अंदर किसी लिक्विड को भर दिया गया है। देखिए, सपोज ये बीकर है, सिलिंड्रिकल शेप ऑलमोस्ट इसका मान के हम लोग चलेंगे। ओके, यहां पर इसको ऊपर से हम ओपन कर देते हैं। अच्छा, यहां पर इसके अंदर बच्चों कोई लिक्विड ऐसे भरा हुआ है, कोई लिक्विड भरा हुआ है, और यहां पर लिक्विड ऐसे अगर देखें तो ये जो इसका सरफेस रहा होगा, ऐसे सर्कुलर शेप का डिस्कनुमा स्ट्रक्चर यहां बना रहा होगा। हमसे कहा गया फोर्स अक्रॉस द इमेजिनरी लाइन अलोंग द डायामीटर, डायामीटर के अलोंग एक लाइन खींचें तो इस पर फोर्स कितना लग रहा होगा। तो फोर्स वैसे देखें हर तरफ से खींच रहा है, यहां किसी एक साइड में लगने वाला फोर्स अगर निकालेंगे तो सिंपल सा जवाब इसका मिलेगा। हमें पता है कि सरफेस टेंशन पर यूनिट लेंथ को हम लोग बेटा यहां के अंदर फोर्स पर यूनिट लेंथ को सरफेस टेंशन कहते हैं, ये बात हमें पता है। तो यहां पर जो फोर्स टोटल लग रहा होगा किसी एक साइड में सरफेस के अलोंग लगने वाला जो फोर्स होगा वो बेटा यहां के अंदर हो जाएगा टी इंटू एल। फोर्स की वैल्यू हो जाएगी टी इंटू एल, टी फॉर सरफेस टेंशन, जो कि बेटा यहां पर दिया 0.075 न्यूटन पर मीटर इंटू एल, और एल यहां के अंदर जो है वो डायमीटर के बराबर होगा, डायमीटर इन द सेंस 2r, 2 टाइम्स ऑफ r। यहां पर बच्चे हो गया 0.075 इंटू 2 इंटू यहां के अंदर r को दिया 15 सेंटीमीटर, 10 की पावर -2 कर लीजिए ताकि मीटर बन जाए। इसी को सॉल्व करके बच्चों आंसर निकाल लेना है। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.0225 न्यूटन। यहां पर करके आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा बेटा, इसका जो करेक्ट चॉइस होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके बच्चों, इस सवाल में क्वेश्चन नंबर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बेटा ऑप्शन डी भी सही है, सी भी सही है। देखो जो ये है वही है, अगर इसको खोलोगे तो यही बन जाएगा। तो न्यूमेरिकली ये दोनों सही, कोई एक ऑप्शन आप गलत कर लीजिएगा, आंसर इसका यही आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां पे हमारा अगला सवाल जो दिया है, कह रहा टू ड्रॉपलेट मर्ज विथ ईच अदर एंड फॉर्म ये लार्ज ड्रॉपलेट।
ड्रॉपलेट मतलब छोटे छोटे ड्रॉप रहे होंगे किसी लिक्विड के, वो मर्ज होकर एक सिंगल ड्रॉप बना रहे हैं। जब सिंगल ड्रॉप बनाएंगे तो जो यहाँ सरफेस एरिया होगा कंबाइंड का, वो दोनों के सरफेस एरिया के सम से थोड़ा सा कम पड़ जाता है। ठीक है बेटा, जब छोटे ड्रॉप्स मिलकर बड़ा ड्रॉप बनाते हैं तो सरफेस एरिया की वैल्यू कम हो जाती है, इसका मतलब सरफेस एनर्जी भी कम हो जाएगी। कम हो जाएगी इसका मतलब कुछ एनर्जी यहाँ लिबरेट हुई होगी। तो सही जवाब जो यहाँ के अंदर होगा सम मास नहीं, एनर्जी इज लिबरेटेड, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ कम डाउन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल इंक्रीजेज व्हेन इट ब्रॉट टू द सरफेस फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द लिक्विड, बिकॉज सरफेस के अंदर से जब बेटा यहां मान लो ये कोई कंटेनर है, ये कोई कंटेनर है, यहां पर बच्चों कोई कंटेनर है, कंटेनर के अंदर जैसे जो ये सरफेस पर मॉलिक्यूल जा रहे होते हैं, इन पर नीचे की तरफ फोर्स लगता है जिसकी वजह से वर्क डन होता है, और यही वर्क डन यहाँ एक्सेस एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है सरफेस पर, जिसको हम सरफेस एनर्जी का नाम देते हैं। तो यहाँ के लिए जो सही जवाब होगा ऑप्शन ये करा, एट द फ्री लिक्विड सरफेस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज मोर। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। वर्क हैज टू बी डन to move the molecule to the surface against the repulsive component of interior molecule। repulsive component नहीं सर, attractive होता है। work has to be done to move molecule to the surface against the attraction of from the other molecule। ये बात सही है, ऑप्शन यहाँ के अंदर सही हो गया सी। ठीक है, तो इसका करेक्ट चॉइस हम लोग लेंगे बेटा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में हमसे कहा गया है एडिंग डिटर्जेंट टू द वाटर हेल्प्स इन रिमूविंग डर्टी ग्रीजी स्टेन्स, दिस इज बिकॉज। बेटा जब हम डिटर्जेंट या सोप ऐसा कुछ मिलाते हैं तो सरफेस टेंशन कम हो जाता है। सरफेस टेंशन कम हो जाने से यहां मान लो ये कोई डस्ट पार्टिकल है, इसके चारों तरफ वो डिटर्जेंट का जो सोप सोल्यूशन है जाके इसको घेर लेता है और इसको बाहर निकालना आसान हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, पहले चार स्टेटमेंट हैं। पहला अगर इट इंक्रीजेज व्हाइल ऑयल सरफेस टेंशन, नहीं ये तो गलत हो गया, इंक्रीज नहीं डिक्रीज कराएगा। इट डिक्रीजेज द ऑयल वाटर सरफेस टेंशन, ये बात सही है। इंक्रीजेज द विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ऐसा कुछ कह नहीं सकते। डर्टी इज हेल्ड सस्पेंडेड सराउंडेड बाय डिटर्जेंट मॉलिक्यूल, डर्टी इन द सेंस डस्ट पार्टिकल की बात हो रही है, तो यहाँ पर बच्चों जो डिटर्जेंट का सॉल्यूशन है उसके द्वारा ये सराउंड कर लिया जाता और आसानी से बाहर कर लिया जाता, ये भी सही हो गया। तो 2 और 4 सही स्टेटमेंट में मतलब ऑप्शन सही हो गया ऑप्शन ये। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन बच्चों हमारे पास यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 30, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एट 1.2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बेटा वाटर का सरफेस टेंशन अगर सीजीएस में ऐसे यहां दिया है 72 के आसपास होता है, 74 दिया, चलो मान लेते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ने पर 1.2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पूछा गया है, 1.2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या होगा। तो प्रेशर के थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएट होने से यहाँ सरफेस टेंशन के ऊपर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। तो लगभग मान के चलेंगे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर इतना था तो उतना का उतना ये बना रहेगा। ठीक है, ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारे पास ये आ गया क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में हमसे कह रहा है सरफेस टेंशन इज एन एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी ऑफ। बताया मैंने क्यों ऐसा होता है, क्योंकि सरफेस पे जो मॉलिक्यूल होते हैं लिक्विड के, वो इंटरनल मॉलिक्यूल के एक लिमिट में जो होते हैं 10⁻⁹ मीटर के रेंज में, उनके द्वारा वो अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उनके ऊपर इनवर्ड फोर्स लगता है और यही सरफेस टेंशन का मेन वजह होता है। अब देखें ऑप्शन में करा एटम इन द इंटीरियर, एटम्स एट द सरफेस, एटम्स व्हिच आर एक्सटीरियर, एटम्स एट द सरफेस बाउंडेड एंटायरली बाय डिफरेंट एटम्स। ये बच्चों जो लिक्विड का सरफेस है,
सरफेस के मॉलिक्यूल यहां पर पकड़ो तो ये मॉलिक्यूल अपने अंदर इसके आसपास का जो मॉलिक्यूल है ये सारे मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से रिजल्टेंट फोर्स नीचे जाता है और यही वजह होता है सरफेस टेंशन का। तो यहाँ पे जो ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा है ऑप्शन, इसको ये दिए गए ऑप्शंस में से वो बेस्ट ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन डी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चों हमारा अगला सवाल यहाँ के अंदर आ गया, इफ द रेडियस ऑफ स्फेरिकल लिक्विड, ब्रैकेट में लिखा ऑफ सरफेस टेंशन यस ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप है, ध्यान दीजिए इस बार बबल नहीं ड्रॉप है, इंक्रीजेस फ्रॉम आर टू आर प्लस डेल्टा आर, द करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी में होने वाला इंक्रीमेंट क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा फाइनल सरफेस एनर्जी बड़ा वाला माइनस इनिशियल सरफेस एनर्जी यहाँ छोटा वाला पहले जो था। फाइनल सरफेस एनर्जी ड्रॉप का केस है 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, अब स्मॉल आर नहीं रह गया, स्मॉल आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर हो गया है, इनटू सरफेस टेंशन के जगह पर हम लोगों ने लिख दिया यस, माइनस यहाँ के अंदर बच्चों हो जाएगा माइनस, इनिशियल में था कितना 4 पाई आर स्क्वायर और यहाँ के अंदर था यस, यही सॉल्व कर लेना है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा, देखते हैं क्या आता है। ये हो जाएगा 4 पाई, यस इतना पार्ट हमने कॉमन कर लिया और ब्रैकेट के अंदर जो बचेगा, जो हिस्सा ब्रैकेट के अंदर बचेगा उसमें बचेगा आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर माइनस ऑफ स्मॉल आर का स्क्वायर। अब यहां पर ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले में आ गया, हम लोग लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 4 पाई यस इंटू एक ब्रैकेट में ये प्लस बी आर प्लस डेल्टा आर प्लस आर, ठीक है प्लस आर, तो यहां के अंदर हो जाएगा 2 टाइम्स आर प्लस डेल्टा आर, दूसरे ब्रैकेट में ये माइनस बी आर प्लस डेल्टा आर माइनस आर, तो यहां क्या बचेगा बच्चों डेल्टा आर केवल बचा। ओके, अब देखो, अब इस रूप में क्योंकि कोई ऑप्शन है नहीं तो इसको ये मान के चलेंगे, कई बार सवाल में मेंशन ना होते हुए भी हमें ऑप्शन के हिसाब से चीजों को मॉडिफाई करने की नीड होती है। जैसे यहाँ पर अब हमें मानना पड़ेगा कि डेल्टा आर बहुत छोटा है और डेल्टा आर अगर बहुत छोटा हम मानेंगे बच्चों तो डेल्टा आर की लगभग वैल्यू 2r के रेस्पेक्ट में बहुत कम है, तो 2r प्लस डेल्टा आर लगभग 2r के बराबर ही हम लोग लिख लेंगे, इसके रेस्पेक्ट में इसको लगभग 0 मान लेंगे। तो बचेगा क्या, यहां के अंदर बचा 4 पाई इंटू एस इंटू 2r इंटू डेल्टा आर, आंसर क्या आ गया 8 पाई यहां के अंदर हो जाएगा 8 पाई आर और यहां डेल्टा आर इंटू सरफेस टेंशन यस, और इस तरह से अगर मैं ऑप्शन को खोजूं कि करेक्ट कौन जा रहा है तो यहां पे हमें मिलेगा ऑप्शन ये। ओके बच्चों, ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखें अगला सवाल, यहां पर एक सिंपल सा, बहुत सिंपल सा सवाल है, रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन टी, सरफेस एरिया ए एंड सरफेस एनर्जी ई इज, हमको पता है सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया जो होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू सरफेस टेंशन, न्यूमेरिकली वो सरफेस टेंशन के बराबर आता है। तो यहाँ के अंदर बच्चों ये हमारे पास जो आंसर इसका आ गया हो गया ऑप्शन ये, डायरेक्ट यहाँ फार्मूला बेस्ड सवाल है, यहाँ कुछ आपको करना नहीं है, ठीक है। ओके बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल यहाँ के अंदर आ गया बेटा क्वेश्चन नंबर 34। देखिए कहा गया ये थिन लिक्विड फिल्म फॉर्म्ड बिटवीन ये यू शेप्ड वायर एंड ये लाइट स्लाइडर सपोर्ट, ये वेट 1.5 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन, बहुत अच्छा। सी फिगर, द लेंथ ऑफ द स्लाइडर इज 30 सेंटीमीटर, स्लाइडर का लेंथ यहाँ के अंदर 30 सेंटीमीटर हो तो कहा गया वेट, यहाँ स्लाइडर का जो वेट है वो नेग्लिजिबल हो, अच्छी बात है। हमसे कहा गया सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, बेटा यहाँ पर क्या है ना, ये डायग्राम थोड़ा मिसिंग है, इसको पूरा कर लीजिएगा आप लोग, ये ऐसे होना चाहिए था, ये ऐसे कुछ बना है दीवार टाइप का स्ट्रक्चर, मैं इसको पूरा कर दूं अच्छे से। देखो यहाँ पर ये जो लाइन है ये यहाँ मिस हो गया है आकर, ऐसे पूरा रहना चाहिए था इसको, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से इसको होना चाहिए था जो कि मिसिंग है, ऐसे बना देता हूं। और यहाँ पर
ऐसे, ठीक। और यहां पर बच्चों ऐसे ही स्लाइडर एक लगा हुआ है, सवाल के हिसाब से यहां पर एक स्लाइडर लगा हुआ है ऐसे, देखो। और ऐसे ऊपर भी रहा होगा, ऐसे कुछ रहा होगा, चलो ऊपर का छोड़ते हैं। यहां पर मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से कुछ सिचुएशन यहां बने हुए हैं। देखिए कहा गया थिन लिक्विड फिल्म फॉर्म्ड बिटवीन यू शेप, यू शेप का, यू आकार का ऐसे एक कोई स्ट्रक्चर है, इस तरह का कोई एक स्ट्रक्चर है, ऐसे बना हुआ है। इसके बीच ये सब सोप सोल्यूशन ये पूरा रहा होगा, ये पूरा भरा हुआ है, ठीक है, ये पूरा भर देना है। कहानी ऐसे है, ये यू शेप का है और इसके अंदर कोई लिक्विड का फिल्म ऐसे भरा और एक स्लाइडर यहाँ लगा हुआ है ऐसे, जैसे कोई वायर, इसके जरिए यहाँ पर सोप का सोल्यूशन फैल गया है, एक लेयर बन गया है। हमसे कह रहा है कि यहाँ पर एक वेट लटका दिया गया, तो ये वेट बेटा बैलेंस होना चाहिए, इसकी वैल्यू जितना न्यूटन का वेट नीचे लग रहा है उतना फोर्स यहाँ बैलेंस करने वाला भी होना चाहिए। तो यहाँ सरफेस टेंशन की वजह से एक फोर्स डेवलप होगा जो इनफैक्ट वेट को क्या कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, यहाँ बैलेंसिंग का केस दिया है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में बेटा टोटल अपवर्ड फोर्स जो होगा वो यहाँ W वेट के बराबर होगा, जो कि वेट क्या है, डाउनवर्ड है। अब देखो ये जो फोर्स आ रहा है ये बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन आ रहा है, ठीक है बेटा। यहाँ सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स आएगा, हमें पता है फोर्स पर यूनिट लेंथ को हम लोग कहते हैं सरफेस टेंशन। तो यहाँ टोटल फोर्स हो जाएगा, यहाँ के अंदर बच्चों टोटल फोर्स की वैल्यू यहाँ के अंदर हो जाएगा सरफेस टेंशन इंटू लेंथ ऐसे। और क्योंकि ये दोनों साइड से है, इधर से भी फोर्स लगेगा और इसके अपोजिट साइड में उधर से भी, दोनों साइड से फोर्स लगेंगे, लेयर दोनों साइड से एक्सपोज्ड है। तो यहाँ के अंदर हो जाएगा 2t into L, this whole much is equal to W for weight, and weight is given here 1.2 in 1.5 into 10 की पावर -2, 1.5 into 10 की पावर -2, this much Newton, ओके। यहाँ पर बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। हमसे कहा गया है कि बताइए सरफेस टेंशन क्या रहा होगा, तो यहाँ सरफेस टेंशन की वैल्यू हो जाएगी 1.5 into 10 की पावर -2, दिस होल मच इज डिवाइडेड बाई, यहाँ के अंदर बच्चों इसको हम डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स ऑफ L, और लेंथ यहाँ पर दिया है स्लाइडर, ये स्लाइडर जो लगा है इसका लेंथ दिया 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हो गए 30 into 10 की पावर -2 मीटर, ऐसे करेंगे, ठीक है बच्चों। इसी को सॉल्व करके आपको आंसर निकाल लेना है, इसी को सॉल्व करके बच्चों आपको आंसर निकाल लेना है। देखते हैं यहां पर इसको सॉल्व करोगे तो बेटा ये आ जाएगा t की वैल्यू, देखिए ये वाला जो हमारे पास वैल्यू है यहां से डायरेक्ट कैंसिल हो गए, यहां पर 15 20 जा इतना आ जाएगा, तो यहां पर आ गया 1 डिवाइडेड बाई 40, 1 डिवाइडेड बाई 40 इन द सेंस बच्चों यहाँ के अंदर ये हो जाएगा 1/4 इंटू 10 की पावर -1, और इसको t को हम लोग निकालेंगे 0.25 इंटू 10 की पावर -1, यानी इसका आंसर आ गया 0.025। दिस मच सरफेस टेंशन की वैल्यू यूनिट जो हो जाएगी न्यूटन पर मीटर। तो ऑप्शन में जाएं और मैच कराएं, ऑप्शन में जाएं बेटा और इसको हम लोग मैच कराएं, तो यहां के अंदर जो मैचिंग ऑप्शन हमें मिलेगा वो मिलेगा यहां पर ऑप्शन डी, ओके। ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चों हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35। देखें कहा गया पीस ऑफ आइस फ्लोटिंग ऑन द वाटर इन ए कंटेनर, What will happen to the surface of water when whole ice piece melts? मैंने आपको बताया था बेटा अगर किसी बर्तन में वाटर है कंटेनर में और उस कंटेनर में कोई आइस तैर रहा है, जब वो आइस कंप्लीटली मेल्ट कर जाएगा तो वाटर के लेवल पर मैंने बताया था कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ज्यों का त्यों बना रहेगा, ठीक। उसमें दो केसेस और बताए थे कि अगर आइस के अंदर कोई ऐसी बॉडी है जिसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा हो, तो जो लिक्विड का लेयर है, वाटर का लेयर है, वो इनिशियल कंडीशन से फॉल हो जाएगा, नीचे चला जाएगा।
और अगर उसके अंदर उस आइस के अंदर कोई ऐसी चीज है, ऐसा बॉल या ऐसी कोई चीज है जिसकी डेंसिटी आइस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के लिक्विड की डेंसिटी के कंपैरिजन में कम हो, तो ऐसे केस में लिक्विड का लेयर राइज कर जाता है। तो यहाँ वाटर के अंदर आइस है, सिंपली आइस है, वाटर के लेवल में कोई अंतर नहीं आएगा, वही का वही बना रहेगा। ऑप्शन इसका हो गया सही, ऑप्शन बी। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ के अंदर है क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया है कि पिन और ये निडल फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, द रीजन, इसके लिए रीजन क्या है, कारण क्या है। तो बहुत अच्छी बात, आपको रीजन पता है, इसका बेस्ट रीजन है, सबसे मेन रीजन है सरफेस टेंशन। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखें 37। ये देखिए, ये सवाल आपके नीट का ही है। हमसे कहा गया है ये सर्टेन नंबर ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड ऑफ रेडियस स्मॉल आर कोलिज टू फॉर्म ये सिंगल ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल आर। बहुत अच्छी बात है। एंड वॉल्यूम वी, टी इज द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, देन यहाँ के अंदर बच्चों अगर टी लिक्विड का सरफेस टेंशन हो तो क्या होगा, हमसे पूछा गया है। देखें यहाँ के अंदर बच्चों छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे आइडेंटिकल ड्रॉप्स हैं, ये सारे ड्रॉप्स ऐसे मर्ज हो करके यहाँ पर बच्चों ऐसे बहुत सारे ड्रॉप्स हैं, सारे के सारे ड्रॉप मर्ज हो करके एक बड़े ड्रॉप को यहाँ के अंदर बना रहे हैं। सब लोग देखो, समझो, सीखो, आगे बढ़ो मेरे प्यारे बच्चों। ये बड़ा ड्रॉप जो बना इसका रेडियस कैपिटल आर है, और इन सभी छोटे वाले ड्रॉप का रेडियस हमने मान लिया चलो स्मॉल आर है, दिया भी है स्मॉल आर। हमसे कहा कि बताइए सरफेस टेंशन लिक्विड का अगर टी हो तो यहाँ पर कितनी एनर्जी ऑप्शन में रिलीज होना और एब्जॉर्ब होना। तो आप लोग देखो, जब बहुत सारे ड्रॉप मिल करके एक बड़ा ड्रॉप बनाएंगे तो सरफेस एरिया इन सबका मिला के जो था उसके कंपैरिजन में इसका सरफेस एरिया कम पड़ जाएगा, सरफेस एनर्जी इसका मतलब कम हो जाएगा। सरफेस एनर्जी बच्चों अगर कम हो जाएगा इसका मतलब एनर्जी यहां से लिबरेट हुआ होगा, एनर्जी बच्चों डिसिपेट हुआ होगा, लिबरेट हुआ होगा, रिलीज हुआ होगा। तो ऑप्शन में रिलीज होगा, एब्जॉर्ब वाले दोनों ऑप्शन चले गए। यहाँ बी में कहा ना तो एब्जॉर्ब होगा ना तो रिलीज होगा, नहीं वो गलत है। यहाँ ए और सी में से कोई आंसर आना है। अब आप लोग देखो यहां पर जो एनर्जी यहां लिबरेट हुआ होगा, रिलीज हुआ होगा, इसको निकालने चलेंगे तो बड़ा माइनस छोटा कर लो ताकि मैग्नीट्यूड आपको पता चल जाए, और मैग्नीट्यूड ही बताना है। तो बड़ा इनका सबका मिला के ज्यादा रहा होगा। आप इनिशियल माइनस फाइनल करोगे तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो निगेटिव में आएगा। तो आप बड़ा माइनस छोटा कर लो क्योंकि खाली वैल्यू बतानी है। ठीक है बेटा, तो यहाँ के अंदर ये हमारे पास आ जाएगा शुरुआत में कितनी एनर्जी थी। यहाँ पर एक के पास एनर्जी रहा होगा 4 पाई, यहाँ पर एक ड्रॉप के पास एनर्जी रहा होगा बच्चों 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इनटू कैपिटल टी। कैपिटल टी इज द सरफेस टेंशन। ऐसे मान लो n ड्रॉप्स रहे हो, सपोज करिए टोटल मिलाकर n ड्रॉप्स हैं, तो टोटल इतना हो गया, माइनस यहां पर बाद में कितनी एनर्जी बची, यहां के अंदर बच्चों ये हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर इंटू टी। सरफेस टेंशन वही रहेगा, ये हम मान के चलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ के अंदर इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई कॉमन हो जाएगा, और यहाँ कैपिटल टी कॉमन हो जाएगा। यहाँ क्या बचा n इंटू आर स्क्वायर, और यहाँ के अंदर बचेगा माइनस ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर, ऐसा कुछ। अब आप लोग देखो बच्चों, जो हमको आंसर लाना है वॉल्यूम के टर्म में लाना है, स्मॉल आर कैपिटल टी इनके टर्म में लाना है, n को हटाना है। अब आप लोग देखो, एक ड्रॉप का वॉल्यूम था 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, एक छोटे वाले का। ऐसे n ड्रॉप का वॉल्यूम मिल गया तो बड़े वाले ड्रॉप के वॉल्यूम के बराबर होगा ये। यहां पर इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। अब ये 4/3 पाई दोनों साइड से बच्चों कैंसिल हो गया। यहां पर क्या बचा, n इंटू स्मॉल आर का क्यूब इक्वल टू कैपिटल आर का क्यूब। अब स्मॉल n की वैल्यू यहां से यहां लाके रख देना है। ठीक है, स्मॉल n का वैल्यू बच्चों हम रिप्लेस करेंगे, देखते हैं क्या आता है। स्मॉल n के जगह पर हम लोग यहां रखते हैं, पहले तो 4 पाई कैपिटल टी लिख देते हैं। स्मॉल n की जगह कैपिटल आर का क्यूब अपान स्मॉल आर का क्यूब, कैपिटल आर का क्यूब अपान स्मॉल आर का क्यूब, और इनटू स्मॉल आर का स्क्वायर पहले से,
माइनस यहाँ के अंदर बच्चों हो जाएगा कैपिटल आर का स्क्वायर। ठीक है, यहां पर इसको हम कट करें तो पूरा इसके 2 पावर को खत्म कर देगा, यहाँ खाली आर बचेगा। अब एक काम करते हैं 4 पाई टी और सीधे सीधे यहाँ आर क्यूब को कॉमन कर लीजिए। आर क्यूब को कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 1 बाई आर, 1 बाई स्मॉल आर, और आर क्यूब को इसमें से कॉमन करेंगे, आर क्यूब से इसको डिवाइड करिए तो आ जाएगा 1 अपॉन कैपिटल आर। अब ध्यान दीजिए आंसर ऐसे नहीं है, आंसर वॉल्यूम के टर्म में है। अब हमें यहाँ एक बड़े वाले, देखिए जो बड़ा वाला ड्रॉप बना उसका वॉल्यूम भी है, तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। देखें मॉडिफाई ऐसे करेंगे, इसको 3 से डिवाइड कर दें और इसको बेटा यहाँ 3 से हम कहीं मल्टीप्लाई कर दें ताकि मामला बैलेंस रहे। अब देखो 4 पाई इतना कैपिटल आर का क्यूब, ये मिलाकर वॉल्यूम के बराबर आ गया, और यहाँ 3 बचा हुआ तो ये आ गया 3v, 3 ये वाला 3 और ये मिलाकर v इंटू टी, ब्रैकेट के अंदर हो गया 1 अपॉन स्मॉल आर माइनस 1 अपॉन कैपिटल आर। इतनी एनर्जी के बराबर एनर्जी इस प्रोसेस में रिलीज हुई होगी। तो ऑप्शन जो यहाँ के अंदर मैच कर रहा है इससे, वो हो गया ऑप्शन ए। ठीक है बेटा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन। अगला बच्चों जो सवाल आ गया है हम लोगों के सामने, वो है यहाँ एंगल ऑफ कांटेक्ट से रिलेट हो रहा है, कैपिलरी से रिलेट हो रहा है। अब देखिए कैपिलरी से रिलेटेड पहला सवाल हमसे कह रहा है, ए लिक्विड डज नॉट वेट दी साइड्स ऑफ सॉलिड इफ एंगल ऑफ कांटेक्ट। बेटा 3 केसेस थे, ये हमारे पास कोई कंटेनर हुआ करता था, अगर इसके अंदर लिक्विड ऐसे भरा होता था, ऐसे इधर से देखने पर कॉन्केव मेनिस्कस रहे, तो ये लिक्विड इस बर्तन को, इस कंटेनर को वेट करता था। ऐसे केस में आप लोग ध्यान से देखो कि एंगल ऑफ कांटेक्ट यहाँ के अंदर जो होगा बेटा, एंगल ऑफ कांटेक्ट लिक्विड के मेनिस्कस के अलोंग एक लाइन और बर्तन के अलोंग, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 डिग्री। लेस देन 90 डिग्री है तो वेट करेगा, लेकिन यहाँ वेट ना करने की बात है, डज नॉट वेट। तो दूसरा केस मैंने आप सबको बताया था कि बच्चों एक ऐसे देखो कि अगर कोई कंटेनर हो और कंटेनर के अंदर जो लिक्विड भरा उसका मेनिस्कस कुछ ऐसे हो, तो ऐसे लिक्विड को आप अगर कंटेनर से बाहर कर दो, कंटेनर में बिल्कुल लिक्विड आपको दिखाई नहीं देगा, वो कंटेनर पे टिकेगा ही नहीं। यहाँ के अंदर आप लोग देखो, ये लिक्विड के मेनिस्कस के अलोंग एक लाइन और यहाँ पर बच्चों लिक्विड के मेनिस्कस के अलोंग एक लाइन, ऐसे टेंजेंशियल, और बर्तन के अलोंग, इसी को हम एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, कांटेक्ट एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ऐसे केस में बच्चों ये वेट नहीं कर पाएगा। यहाँ वेट ना कर पाने की बात है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होना चाहिए, वेट ना कर पाने की बात है बेटा, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूस होगा। ऑब्ट्यूस होने का मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, मोर देन 90 डिग्री। ऑप्शन यहाँ के अंदर जो आ गया बेटा, वो हो गया ऑप्शन बी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, थियोरेटिकल सवाल है। कह रहा ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन की वजह से ये लिक्विड विल राइज इन ए ट्यूब इफ द एंगल ऑफ कांटेक्ट इज। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बताया था लिक्विड राइज तब करता है, ध्यान दीजिएगा जो मैंने आप लोगों को सिखाया था कि इस तरह से मान लीजिए कोई कैपिलरी है, इसको किसी लिक्विड के अंदर जब डिप किया जाता है, तो बेटा मैंने बताया था कि लिक्विड के अंदर डिप किया गया, यहां पर लिक्विड लेवल इसमें राइज करेगा अगर इसका मेनिस्कस कॉन्केव हो। ऊपर से देखने पर इसका मेनिस्कस कैसा नजर आए, कॉन्केव। ठीक है, इसका मेनिस्कस कॉन्केव अगर होगा तो आप लोग देखो यहां पे जो हमारे पास बेटा एंगल ऑफ कांटेक्ट आएगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन क्या होगा, 90 डिग्री। अगर राइज कर रहा है तो यहां पर बच्चों एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 डिग्री होगा, क्योंकि इस समय का जो मेनिस्कस होगा वो कैसा होगा, कॉन्केव होगा। ठीक है, तो हमसे पूछा है राइज करने की बात कही गई है, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन लिक्विड राइज इन द ट्यूब इफ द एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम इन द सेंस एक्यूट एंगल हो जाएगा। इसका स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, यहां पर बच्चों ऑप्शन ये। ठीक, ओके, चलते हैं अगले सवाल पे। यहां पर हमारा अगला क्वेश्चन बेटा है क्वेश्चन नंबर 3। देखें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है
सर ऐसा है, दी करेक्ट रिलेशन इज, यहाँ के अंदर करेक्ट रिलेशन क्या होगा, यहाँ cos थीटा से को रिलेट हुआ है। हमने आपको बताया था कि बेटा ऐसा है, जो एच डी जी प्रेशर जब कैपिलरी में कोई लिक्विड राइज करता है तो एच डी जी जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो एक्सेस प्रेशर को ओवरकम करता है, और एक्सेस प्रेशर कितना होता है, 2T/2T आर, जहां आर जो लिक्विड का मिनिस्कस है उसका रेडियस है। ठीक है बेटा, उस मिनिस्कस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। यहाँ के अंदर हमारे पास इसको हम लोग सॉल्व किए थे तो ऐसे कुछ आ रहा था, एच की वैल्यू निकाल रहे थे। हालांकि यहाँ एच निकालने की बात नहीं हुई है, यहाँ पर कैपिटल आर की भी बात नहीं हुई, लेकिन कैपिटल आर पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो कैपिटल आर की वैल्यू बेटा हमारे पास हो जाएगा 2T डिवाइडेड बाई एच डी जी। अब कैपिटल आर देखिए, लिक्विड का जो मिनिस्कस है उसका रेडियस, और यहां पर बच्चों जो हमारे पास यहां पर कैपिलरी का रेडियस है, उस रेडियस में रिलेशन कुछ ऐसे होता है, आपको याद दिलाऊं तो ऐसे कहीं कोई कैपिलरी था, इसके अंदर बच्चों ये कैपिलरी के अंदर लिक्विड का मिनिस्कस ऐसे कुछ बन के आ रहा था। मैं अच्छे से आपको दिखा दूं, यहां पर बच्चों किसी कैपिलरी के अंदर लिक्विड का मिनिस्कस ऐसे बन के आया था। यहां पर इस मिनिस्कस का रेडियस यहां पर आप लोग देखिए आर के बराबर हो गया था, और ये कैपिलरी की ओपनिंग का रेडियस यहां के अंदर बच्चों कैपिलरी का जो ओपनिंग था इसका रेडियस हमने स्मॉल आर मान लिया था। यहां पर ये बर्तन था, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट कहलाया था। मैंने बोला था ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा होगा। यहां से आप लोगों ने कॉस थीटा लिया था, तो कॉस थीटा की वैल्यू बच्चों यहां पर मैं करके दिखा देता हूं। कॉस थीटा की वैल्यू यहां के अंदर आ गया था स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, तो स्मॉल आर के जगह पर हो जाएगा हमारे पास, बल्कि कैपिटल आर के जगह पर हो जाएगा, कैपिटल आर विल बी इक्वल टू स्मॉल आर बाई कॉस थीटा। यहां रख लो, यहां पर लिखेंगे स्मॉल आर बाई कॉस थीटा, बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा ऊपर पहुंचा दो, 2T, ये वाला कॉस थीटा यहां आ गया, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एच डी जी, ये इसका आंसर होगा। अब इसको खोजते हैं, 2T cos थीटा, 2T cos थीटा डिवाइडेड बाई एच डी जी, ऑप्शन ई। ठीक, फार्मूला था, होपफुली आप लोगों को डायरेक्ट याद होगा। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। ओके, देखें सब लोग ध्यान से, अगला सवाल, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भैया, कह रहा टू कैपिलरी ट्यूब ऑफ सेम डायामीटर आर पुट vertically one each in two liquids whose relative densities are 0.8 and 0.6 कहा गया है, and surface tensions are 60 and 59 per centimeter respectively. Ratio of height of liquid rise in the two tubes. यहां पर बच्चों देखिए क्या क्या डेटा दिया है, दो कैपिलरी हैं, सेम डायामीटर, यानी कैपिलरी का जो रेडियस है वो सेम है, पुट वर्टिकली वन ईच ऑफ टू रिलेटिव डेंसिटी दिस ओके। यहाँ पर सरफेस टेंशन की वैल्यू हमको दे दिया है, हमसे कहा कितना लेंथ यहाँ के अंदर राइज होगा ये बताइए। बेटा यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, हाइट राइज इन दी कैपिलरी, ये 2T बाई कॉस थीटा दैट इज बैलेंस्ड बाई एच डी जी, वहां से हम लोगों ने निकाला था, फार्मूला ऐसे बन के आ रहा था, 2T डिवाइडेड बाई यहाँ के अंदर बच्चों एच डी जी, यहाँ हो गया डी जी, और कैपिटल आर था, कैपिटल आर को स्मॉल आर में चेंज किया था तो ऐसा फार्मूला बन गया था। ठीक है बेटा, स्मॉल आर यहाँ कैपिलरी का रेडियस था। तो सवाल के अंदर क्या क्या उन्होंने सूचनाएं दी हैं, ध्यान से देखिए। सवाल के अंदर जो इंफॉर्मेशन उन्होंने दिया है वो ये दिया है कि सर दोनों कैपिलरी का डायामीटर सेम, तो दोनों का रेडियस भी सेम रहा होगा। दोनों एक ही लिक्विड के अंदर नहीं, दोनों जिस लिक्विड के अंदर डिप किए गए उनकी डेंसिटी अलग अलग है, तो डेंसिटी अलग अलग, जी की वैल्यू तो ही रहेगी। यहाँ पर बच्चों सरफेस टेंशन का जहां तक सवाल है, दोनों के लिए सरफेस टेंशन भी अलग अलग है। कॉस थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में कुछ बोला नहीं गया तो कांस्टेंट मान के चलेंगे। तो यहाँ पर बच्चों जितनी चीजें मैंने सर्कल बना दिया वो सारी चीजें कांस्टेंट हैं। तो हाइट राइज की जो वैल्यू यहाँ के अंदर आएगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा T बाई स्मॉल आर, यानी H1 बाई H2 विल बी इक्वल टू T1 बाई T2 मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा R2 बाई R1। सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर बेटा T1 बाई T2, पहले के लिए सरफेस टेंशन की वैल्यू 60 है और अगले के लिए सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या है 50 है, इंटू R2 बाई R1,
R2, यहाँ पर बच्चों R2 बाई, माफ करिएगा, यहाँ डेंसिटी की बात हो रही है बेटा, यहाँ पर ये गलत हो गया है, यहाँ डेंसिटी की बात हो रही है, इसको D2 बाई D1 लिखना चाहिए था मुझे, D2 बाई D1। चलिए D2 रिलेटिव डेंसिटी रेशियो लेना है तो डोंट वरी, दोनों ही वाटर के रेस्पेक्ट में रहे होंगे, और समथिंग अपॉन वाटर का, समथिंग अपॉन वाटर का, तो वाटर का कैंसिल हो ही जाएगा, तो डायरेक्ट रेशियो ले लो। यहां पर डेंसिटी दिया है 0.8 एंड 0.6, पहले लिखेंगे 0.6 और बाद में लिखेंगे 0.8। यहां पर बच्चों ये हो जाएगा 6/5, दिस मच इज मल्टीप्लाइड बाई 6/8, ठीक है। यहां पर हो गया 36 डिवाइडेड बाई 40, 4 से कट कर ली, नीचे आ गया 10, ऊपर आ गया 9, तो इसका आंसर आ जाएगा 9/10। ओके, करेक्ट चॉइस यहां के लिए हम लोग जाएंगे देखने, तो ऑप्शन हो गया डी, 9/10। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। देखें अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल, अगला क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 5 यहां के अंदर है, इसको देखें। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है द सरफेस टेंशन और प्योर वाटर इन द कैपिलरी ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कैपिलरी ट्यूब का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सरफेस टेंशन की वैल्यू कैसे निकालेंगे? मेरे प्यारे बच्चों, हमको पता है कि H, यहाँ सिंबल यूज किया गया रो, H रो जी, ये जो प्रेशर होता है ये एक्सेस प्रेशर यानी 2T डिवाइडेड बाई कैपिटल R, मैंने वहां लिखा था, यहाँ स्मॉल r दिया है, मान के चलेंगे ये मिनिस्कस का रेडियस रहा होगा, ठीक है, क्योंकि cos थीटा ऑप्शन में दिख नहीं रहा तो ये मिनिस्कस का ही रेडियस रहा होगा। यहाँ के अंदर बच्चों हमसे कहा गया है कि बताइए सर सरफेस टेंशन कितना होगा। अगर सरफेस टेंशन देखने जाएं तो हमारे पास हो जाएगा H रो जी R, दिस होल मच इज डिवाइडेड बाई 2, यही इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन से अगर मैच कराएं तो करेक्ट मैचिंग जो हमें दिख रहा है बच्चों वो हो गया ऑप्शन डी। ओके, ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। देखें अगला सवाल क्या कह रहा है, व्हाट इज द शेप व्हेन नॉन वेटिंग लिक्विड इज प्लेस्ड इन ए कैपिलरी ट्यूब। नॉन वेटिंग, नॉन वेटिंग अगर है तो ध्यान दीजिएगा वेट नहीं करना है, वेट नहीं कराएगा इन दी केस अगर ये कैपिलरी है तो बेटा कैपिलरी या कोई कंटेनर है, वेट ना कराने की बात अगर हो रही होगी तो जो लिक्विड है उसका मिनिस्कस उसके अंदर ऐसे बना होगा, ऐसे बना होगा, तो ऑब्वियसली यहां पर कांटेक्ट एंगल अगर खोजने जाएंगे, लिक्विड के मिनिस्कस के अलॉन्ग लाइन खींचिए, कंटेनर के अलॉन्ग लाइन खींचिए, यही हो जाएगा एंगल ऑफ कांटेक्ट। और एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर देखेंगे कैसा होगा, यहां ऊपर से देखने पर ये कैसा प्रतीत हो रहा है, कॉन्वेक्स, ठीक है बेटा। तो इसके लिए जो सही जवाब होगा कॉन्वेक्स अपवर्ड। अगर नॉन वेटिंग है तो कॉन्वेक्स मिनिस्कस बनाएगा अपवर्ड डायरेक्शन से देखने पर, यहां पर ऑप्शन हो गया बी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया है इफ सरफेस ऑफ ए लिक्विड इज प्लेन, अगर किसी सरफेस किसी लिक्विड का प्लेन किसी कंटेनर में ऑब्वियसली रहा होगा, वो प्लेन है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या रहा होगा। मेरे प्यारे बच्चे तो बहुत आसान सी बात हो गई, किसी कंटेनर में कोई लिक्विड भर दिया और लिक्विड का सरफेस बिल्कुल प्लेन है, लिक्विड के सरफेस के अलॉन्ग एक लाइन खींचिए, लिक्विड के सरफेस के अलॉन्ग बच्चों एक लाइन खींचिए ऐसे, और यहां पर कंटेनर के अलॉन्ग, तो ऐसे केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगा, एग्जैक्टली ऑप्शन सी, ठीक है। दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन। देखिए अगला सवाल कह रहा फॉर विच ऑफ द टू पेयर्स एंगल ऑफ कांटेक्ट इज सेम। ये बेटा याद रखने वाला सवाल है, एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू प्योर वाटर और ग्लास के लिए, और यहाँ ग्लास और एल्कोहल के लिए बहुत कम होता और लगभग बराबर आता है, एकदम से एग्जैक्टली नहीं लेकिन लगभग बराबर होता, तो ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन बी है, इसको याद रखिएगा, और बहुत कम लगभग 0 के आसपास जाता है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर बेटा 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कह रहे हैं बच्चों, कहा गया एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ ए लिक्विड विद सॉलिड डिपेंड्स ऑन। एंगल ऑफ कांटेक्ट किन बातों पे डिपेंड करता है,
मैंने बताया था एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड करेगा जिस कंटेनर के अंदर लिक्विड को रखा गया उस कंटेनर के मटेरियल का नेचर कैसा है और लिक्विड का नेचर कैसा, इन दोनों के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर सॉलिड यानी कंटेनर की बात कर रहा है, लिक्विड यानी कि लिक्विड की बात कर रहा है। यहाँ के अंदर बच्चों इन दोनों पर डिपेंड करेगा। ओरिएंटेशन ऑफ सॉलिड सरफेस इन द लिक्विड नहीं सर, ओरिएंटेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ पर ऑप्शन सी इज द बेस्ट ऑप्शन। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चों हमारा अगला सवाल ये देखिए आपके सामने है। यहां इस सवाल में कहा गया कि सर ऐसा है, ये कैपिलरी ट्यूब ये एंड इज डिप्ड इन वाटर। कैपिलरी ट्यूब ये है जो कि वाटर के अंदर डिप किया गया है। अनदर आइडेंटिकल ट्यूब बी इज डिप्ड इन सोप वाटर सोल्यूशन। सोप और वाटर का सोल्यूशन उसके अंदर बी को डिप किया गया है। ओके, आइडेंटिकल दोनों ट्यूब्स हैं। हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द रिलेटिव नेचर ऑफ द लिक्विड कॉलम्स इन द टू ट्यूब्स। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर इसके अंदर सोप प्लस वाटर ये दो चीजें हैं, इसके अंदर खाली वाटर है। इस जिसमें सोप मिला दिया गया ना उसका जो सरफेस टेंशन रहा होगा वो कम हो गया होगा। और यहां पर आपको पता है हाइट राइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन, फार्मूला को रिलेट करके देखें तो यहाँ के अंदर बच्चों जिसमें सरफेस टेंशन कम हो गया उसमें हाइट राइज की वैल्यू कम होगी। इसमें देख हाइट राइज ज्यादा दिखा दिया है, गलत। इसमें ज्यादा इसमें कम, ये बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट जा रहा है। बाकी इसमें लगभग बराबर दिखा दिया है। इसमें बच्चों यहाँ पर जो मिनिस्कस है वो गलत बना दिया है। देखिए यहाँ पर अगर राइज कर रहा तो मिनिस्कस कॉन्केव ही रहना चाहिए, कॉन्वेक्स नहीं रहना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों अगले सवाल पे। देखिए हमसे कहा गया फॉर डिफरेंट कैपिलरीज ऑफ रेडियस स्मॉल आर द कंडीशन ऑफ लिक्विड राइज एच ड्यू टू सरफेस टेंशन इज। हमने आपको बताया था बेटा इसको जूरीन्स लॉ कहा गया था, याद करिए। इस लॉ में मैंने आपको बताया था कि कैपिलरी ट्यूब का जो रेडियस है इनटू हाइट राइज इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। मेरे प्यारे बच्चों अलग अलग कैपिलरी को लाकर एक ही लिक्विड के अंदर डिप करिए तो यहाँ पर कैपिलरी का जब रेडियस आप कम रखेंगे तो हाइट राइज ज्यादा होगा, रेडियस ज्यादा रखेंगे तो हाइट राइज कम होगा। एच और आर का प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इस तरह से बच्चों यहाँ के लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ये। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखें अगला सवाल क्या है। अगला सवाल हमसे कह रहा है ये लिक्विड राइज, माफ करिएगा फिर से पढ़ लेते हैं। इन ये कैपिलरी राइज एक्सपेरिमेंट, कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है कैपिलरी का, वाटर लेवल राइजेस टू ए हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर। वाटर का लेवल बेटा 5 सेंटीमीटर तक की ऊंचाई तक राइज कर गया है। इफ द सेम कैपिलरी ट्यूब इज प्लेस्ड इन वाटर सच दैट only 3 सेंटीमीटर ऑफ ट्यूब प्रोजेक्ट्स आउटसाइड ऑफ वाटर लेवल, देन। देखो बच्चों जब ऐसा इनसफिशिएंट लेंथ की बात होगी तो मैंने आपको बताया था कि पानी बाहर नहीं जाएगा। मान लो पहले केस में यहां पर पानी या जिस भी लिक्विड के अंदर डिप किया गया है वो कुछ इस तरह से है, यहां तक था, यहां तक वाटर राइज कर गया है, ऐसे यहां तक राइज कर गया, इस तरह का मिनिस्कस यहां बना हुआ है। और जब हम बीच में ही कहीं कट कर देंगे, उसने कहा है कि सर ऐसा है 5 सेंटीमीटर तक राइज कर रहा था, अगर बीच में ही कहीं कट लगा दें ऐसे तो जैसे सोचने पर यह आता है, अगर कॉन्सेप्ट किसी को नहीं पता है तो पहले ये सोचेगा कि पानी बाहर जाने लगेगा, लिक्विड बाहर जाने लगेगा, लेकिन मैंने बताया था ऐसा नहीं होगा। यहां पर बच्चों बाहर नहीं जाता बल्कि मिनिस्कस का जो रेडियस होता है वो मिनिस्कस का रेडियस यहाँ के अंदर चेंज हो जाता है। मिनिस्कस का रेडियस इस तरह से चेंज हो जाता है कि एच और कैपिटल आर का प्रोडक्ट कांस्टेंट बना रहे। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग देखो ऐसे यहां से कट कर दिया गया, जब यहां से हम इसको कट कर देंगे तो जो मिनिस्कस का रेडियस अभी था, अब देखिए अब इतना ही हाइट राइज करेगा। हाइट अगर कम हो गया, हाइट राइज की वैल्यू अब 3 सेंटीमीटर ही होगा, लेकिन मिनिस्कस का रेडियस यहां बढ़ जाएगा। जो मिनिस्कस अभी ऐसे था रेडियस उसका बढ़ जाएगा, जो रेडियस अभी यहां पर ऐसे थोड़ा दिख रहा था, इमेजिन करो, वो बढ़ जाएगा।
और यहां के अंदर बच्चों इन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो सब मिला जुला करके आप लोग देखें ऑप्शन में कहा वाटर बिगिंस टू ओवरफ्लो, जो कि नहीं होगा। ठीक है बेटा। एंगल ऑफ कांटेक्ट डिक्रीजेस, अब लो आप लोग देखो जरा, यहां पर एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात करें, कुछ है यहां पर एंगल ऑफ कांटेक्ट, जब ये मिनिस्कस का रेडियस बढ़ेगा बच्चों, अभी ये ऐसे था, रेडियस जब इसका बढ़ेगा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको पता है एंगल ऑफ कांटेक्ट cos थीटा इक्वल टू आ गया था यहां के अंदर बच्चों, ये आ गया था स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। अब यहां पर कैपिटल आर की वैल्यू हम लोगों ने निकाला था, या फिर ऐसे कह लीजिए, ऐसे कह लीजिए, यहां के अंदर जब हम लोग ऐसा कर रहे हैं तो रेडियस ऑफ मिनिस्कस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। रेडियस ऑफ मिनिस्कस बढ़ेगा तो cos थीटा की वैल्यू कम होगी, cos थीटा की वैल्यू अगर कम होगी तो थीटा क्या होगा, थीटा बढ़ रहा होगा। cos थीटा की वैल्यू बच्चों कम होगी, 90 डिग्री से कम का केस है तो थीटा बढ़ रहा होगा, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। एंगल ऑफ कांटेक्ट बच्चों, जो अभी एंगल ऑफ कांटेक्ट पहले ये वाला रेडियस था, ऐसे एंगल ऑफ कांटेक्ट ऐसे था, और अब देखिए यहां पर अब एंगल ऑफ कांटेक्ट यहां के अंदर क्या होगा, बढ़ जाएगा, पहले की तुलना में ज्यादा हो जाएगा। तो ऑप्शन यहां के अंदर हो गया ऑप्शन सी। ओके, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला सवाल हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है लोअर इंड ऑफ ग्लास कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन वाटर। लोअर इंड बेटा वाटर के अंदर डिप किया गया है, वाटर राइजेस टू ए हाइट ऑफ 6 सेंटीमीटर। ऐसा करने पर वाटर 6 सेंटीमीटर की हाइट तक राइज कर रहा है, राइज नहीं माफ करिएगा 8 सेंटीमीटर की हाइट तक राइज कर रहा है। इफ ट्यूब इज देन ब्रोकन एट हाइट 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर पर उसे ब्रेक कर दिया गया और हमसे कहा जा रहा है हाइट ऑफ वाटर कॉलम राइज। मैंने बताया कि जब इनसफिशिएंट हाइट पर कैपिलरी को कट किया जाता है तो पानी बाहर ओवरफ्लो नहीं होता बल्कि उसी हाइट तक वो राइज कर जाता है। 8 सेंटीमीटर तक राइज कर रहा था, आपने 6 पर ही कट कर दिया तो 6 तक ही राइज होगा, तो यहां पर 6 तक ही राइज होगा। ऐसे दो ऑप्शन में देखिए। दूसरा ये पता करना एंगल ऑफ कांटेक्ट यहाँ क्या रहा होगा, तो बच्चों देखो सब लोग ध्यान से, यहां पर जो हाइट राइज का फॉर्मूला है उसके अंदर आता है 2t cos थीटा डिवाइडेड बाई, यहां के अंदर आ जाता है बेटा, यहां के अंदर आ जाएगा r एच डी जी, यहां पर हमारे पास आ जाएगा r और यहां पर हो गया डी जी, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब इसको हम लोग सॉल्व करें, ध्यान से देखिए, जब हम कट कर देंगे क्या क्या चीजें चेंज होंगी। कट करने पर बच्चों जो यहाँ रेडियस कैपिलरी का है वो तो चेंज होने रहे, मिनिस्कस का रेडियस चेंज हो रहा है बात अलग है, लेकिन कैपिलरी का रेडियस चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ के अंदर बच्चों डेंसिटी, जो भी लिक्विड है उसकी डेंसिटी वही की वही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। जी चेंज हो नहीं रहा है, सरफेस टेंशन चेंज हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब हाइट राइज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, cos थीटा। ठीक है बेटा, हाइट राइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा। तो यहाँ पर अगर हम ऐसे एक रिलेशन बनाएं cos थीटा 1 या cos थीटा 2 डिवाइडेड बाई cos थीटा 1, एंगल ऑफ कांटेक्ट की जानकारी वो पूछ रहा है, इक्वल टू यहां के अंदर हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा H2 बाई H1। ध्यान दीजिए cos थीटा 2 एंगल ऑफ कांटेक्ट दूसरे केस में क्या होगा पूछा गया है, क्या पहले केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट हमें पता है, उन्होंने ग्लास का कैपिलरी है और यहां पर वाटर के अंदर डिप किया गया है। आपको बता दूं बेटा, ग्लास की कैपिलरी को अगर वाटर के अंदर डिप किया जाता है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट लगभग 0 डिग्री आता है, तो यहां के अंदर हम लोग 0 डिग्री करेंगे। ठीक है, इक्वल टू H2 बाई H1। H2 बाद में जो हाइट राइज हुआ वो 6 है और पहले जो था 8 है, तो ये हो गया 3/4। और इस तरह से बच्चों cos थीटा की जो वैल्यू हमारे पास दूसरे केस में आ गया हो जाएगा 3/4। इट मींस थीटा 2 जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है दूसरे केस में हो जाएगा cos इनवर्स में 3/4। cos इनवर्स में बेटा यहां के अंदर आ गया 3/4, तो ऑप्शन जो यहां के अंदर करेक्ट सेट हुआ वो हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके,
अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। देखें अगला सवाल, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है टू कैपिलरी ट्यूब्स ऑफ रेडियाई 0.2 सेंटीमीटर एंड 0.4 सेंटीमीटर आर डिप्ड इन द सेम लिक्विड। सेम लिक्विड के अंदर दो कैपिलरी ट्यूब को डिप किया गया है और दोनों के रेडियस बराबर है। हमसे कहा रेशियो ऑफ हाइट थ्रो विच लिक्विड विल राइज। हाइट का रेशियो जितना यहाँ के अंदर लिक्विड राइज करेगा तो बेटा हाइट इक्वल टू होगा 2t cos थीटा डिवाइडेड बाई यहां के अंदर आ जाएगा r रो जी या r डी जी। ऐसे यहां पर बाकी चीजों में कोई चेंज नहीं हो रहा, खाली रेडियस चेंज करने की बात कही गई है। कॉन्टैक्ट एंगल के बारे में कोई जानकारी है नहीं, यहां पर इन सबको हम कांस्टेंट मान के चलेंगे। तो हाइट राइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r या कह सकते हैं वर्ड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। हाइट राइज का रेशियो हमसे पूछा गया है तो h1/h2 सीधा सीधा आंसर देना है, इक्वल टू हो जाएगा बेटा r2/r1, r2/r1। r2/r1 करेंगे तो यहां के अंदर 0.4 डिवाइडेड बाई 0.2, इसको सॉल्व किया तो 2/1। इसका आंसर बच्चों हमारे पास आ गया 2/1। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 14। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन। अगला सवाल यहां के अंदर आ गया बेटा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है लिक्विड राइजेस इन ए कैपिलरी ट्यूब इफ एंगल ऑफ कांटेक्ट इज। मैंने बताया राइज तब करेगा जब इस तरह का मिनिस्कस बनाए, और इस तरह का मिनिस्कस बनाने का मतलब होगा एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होगा 90 डिग्री से कम होगा। इसका मतलब इसका आंसर आ गया एक्यूट एंगल बनना चाहिए अगर राइज करने का केस है तो। ठीक, सिंपल सवाल। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 30। अब माफ करिएगा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कहा गया है द वेटेबिलिटी ऑफ द सरफेस ऑफ ए लिक्विड डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन। वेटेबिलिटी की वेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा कंटेनर को। एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द सरफेस ऑफ लिक्विड, सरफेस एंड लिक्विड, बिल्कुल सही बात है बेटा, वेटेबिलिटी इसी पर तो डिपेंड करता है। ठीक है, या कह लीजिए मिनिस्कस पर डिपेंड करता है। तो मिनिस्कस तो ऑप्शन में है नहीं, विस्कोसिटी नहीं, सरफेस टेंशन नहीं, डेंसिटी नहीं। यहां के अंदर बच्चों ऑप्शन ये आ गया। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगले सवाल पे क्वेश्चन नंबर 17 देखें। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया कैपिलरी ट्यूब राइजेस बाय इन ए कैपिलरी ट्यूब वाटर राइजेस बाय 1.2 मिलीमीटर height of water that will rise another capillary tube having half the radius of the first is। मेरे प्यारे बच्चों समझिए सब लोग, हाइट राइज की बात पूछा है। कोई कैपिलरी ट्यूब है तो उसके अंदर 1.2 मिलीमीटर की हाइट तक वाटर राइज कर रहा है। दूसरा कोई कैपिलरी ट्यूब है जिसका रेडियस का आधा है, हाफ है, तो उसके अंदर वाटर कितने हाइट तक राइज करेगा। यहां पर बच्चों हाइट राइज की वैल्यू होगी 2t cos थीटा, थीटा यहाँ एंगल ऑफ कांटेक्ट है, डिवाइडेड बाई r डी जी या r रो जी, जो भी सिंबल यूज कर ले। देखिए बाकी चीजों में कोई परिवर्तन नहीं, केवल रेडियस ऑफ कैपिलरी चेंज होने की अगर बात हो रही है तो हाइट राइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा। ठीक है बेटा, और इस तरह से h1/h2 का रेशियो निकालेंगे तो r2 बाई क्या हो जाएगा r1, r2/r1। यहां पर मेरे प्यारे बच्चों H2 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी R1/R2 डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाई यहां के अंदर हो गया H1। R1/R2, R1 जो हमारे पास है वो सपोज R है तो R2 की वैल्यू कितना हो गया R/2, आधा करने की बात हुई है। दिस मच इंटू H1, H1 की वैल्यू 1.2 मिलीमीटर है तो इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 1.2 यानी कि यहां के अंदर हो जाएगा 2.4 मिलीमीटर। तो इसका जो आंसर आ गया बेटा 2.4 मिलीमीटर, ऑप्शन बी। ओके, ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखें हमारा क्वेश्चन नंबर यहां के अंदर आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहे हैं। कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस स्मॉल r is immersed in water and water rises in it to height h। अच्छी बात है,
द मास ऑफ द वाटर इन द कैपिलरी इज 5 ग्राम। बहुत अच्छा बात है। अनदर कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 2r इज इमर्ज्ड इन वाटर, द मास ऑफ वाटर दैट विल राइज इन द ट्यूब। यहां के अंदर बच्चों सब लोग देखो, एक कैपिलरी ट्यूब है, जब उसको वाटर के अंदर डिप किया गया तो h हाइट तक वाटर राइज कर गया। फिर कहा गया है मास ऑफ वाटर इन कैपिलरी ट्यूब इज दिस, मास कितना था वो दिया गया है वाटर का। अनदर दूसरा कैपिलरी ट्यूब लिया गया, उसका रेडियस 2r रखा गया। तो बेटा आप लोग देखो, पहले कैपिलरी ट्यूब का रेडियस r था, उसमें हाइट राइज h हुआ। हमें पता है यहाँ h इंटू आर का प्रोडक्ट कांस्टेंट आना है। अगर हम खाली कैपिलरी बदल रहे हैं तो h इंटू आर का प्रोडक्ट कांस्टेंट आना है। अब दूसरे केस में आपने रेडियस को 2r कर दिया है, रेडियस को यस 2r कर दिया है, तो यहाँ हाइट राइज की वैल्यू h बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, h बाई 2 हो जाएगा। अब आप लोग ध्यान से देखो, मास जो यहाँ मान लो एक कैपिलरी ट्यूब है, ये बच्चों कैपिलरी ट्यूब है, सपोज किसी वाटर के अंदर, किसी लिक्विड के अंदर इसको डिप किया गया है, यहां तक ये लिक्विड यहां तक चला आया, यहां तक भर गया। अब इसके अंदर कितना मास वाटर का होगा, सपोज करिए इसके अंदर मास की वैल्यू वाटर की जो है इतने पार्ट में वो m के बराबर है। ऐसा मैं अगर एज्यूम कर लूं तो यहाँ मास की वैल्यू होगी बेटा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब सिलेंडर कैपिलरी जो है सिलिंड्रिकल शेप का, इसके इस पार्ट का वॉल्यूम, जो कि हो जाएगा पाई r का स्क्वायर इंटू h। ठीक है, हमने ये जो मिनिस्कस के अंदर थोड़ा सा लिक्विड है उसको इग्नोर करने के बाद ये चीज लिखा है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां पर हमें दिख रहा मास जो यहां इस पार्ट में है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू एच। अब एच जो हमारे पास है एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यहां से कर सकते हैं, तो m विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर और h हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो मास राइज की वैल्यू हो जाएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो आप लोग देखें रेडियस क्योंकि दूसरे केस में डबल कर दिया गया है, तो पहले अगर मास m राइज हो रहा था इसके अंदर तो अब कितना होगा 2m, क्योंकि रेडियस को बढ़ाकर 2r कर दिया गया, तो मास जो यहाँ पर इन्वॉल्व होगा वाटर का वो भी डबल हो जाएगा। यहाँ के अंदर डबल मास होने का मतलब मास पहले कितना था 5 ग्राम, पहले बच्चों यहाँ के अंदर था 5 ग्राम, तो अब कितना हो जाएगा, अब यहाँ के अंदर ये आ जाएगा 10 ग्राम। ठीक, तो आंसर इस यहाँ के लिए हो गया ऑप्शन बी। ओके ठीक है बच्चों, ओके यहीं तक का आज सोल्यूशन आप लोगों को भेज रहे हैं। बाकी और जो सवाल हैं बेटा आगे के वीडियोज में हम आपको भेजेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू बच्चों।